अब ये लोग जो हैं जो इससे अलहदगी का जो है वो ऐलान कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो उनके ऊपर बड़ा दबाव है। वो भाई बड़ा दबाव तो इस बात का होगा ना कि आप पार्टी छोड़ दें। ये पूरी चार्जशीट जो बयान की है अपना वो फैज़ुल हसन चौहान ने, इसका भी दबाव था उसके ऊपर। वो जो वाक़यात उसने सुनाए हैं कि जी फ़लाँ मीटिंग में ये हुआ, फ़लाँ मीटिंग में ऐसे हुआ, फ़लाँ मीटिंग में जो है वो मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो ये भी दबाव का हिस्सा है। पूरी चार्जशीट पेश की है उन्होंने, और उसने कहा है कि जनाब एक तसलसल था कि हम इस जो है वो फितना फसाद के नज़रिए और कोशिश के साथ जो है वो मुतफिक नहीं थे। रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुसर्रत चीमा ने और जमशेद चीमा साहब ने, तो उन्होंने ये कहा नहीं है कि ये वो मनफी सियासत थी, ये वो अफरा तफरी और फितने की सियासत थी जिसका अल्टीमेट जो है वो अंजाम जो है वो 9 मई को हुआ। अब अगर वो दबाव के तहत ये सारा कुछ कर रहे थे तो उन्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी। वो सिंपल कह देते कि जी ठीक है जी, हम पीटीआई छोड़ रहे हैं और हम जो है वो इससे जो है वो अलहदा हो रहे हैं। अब अगर किसी को मई के महीने में जेल में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो भाई इसमें फिर अब मई का कसूर है या फिर गर्मी का कसूर है, अब इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। जब हम भी जेलों में थे तो उस वक्त क्या कोई उस वक्त मई ठंडा हो गया था, या उस वक्त जून और जुलाई के महीने जो हैं जब हम जेलों में रहे हैं वो हबस में कमी थी। उस वक्त तो इमरान खान अमेरिका में भी कहता था कि वो मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं जाके पता कराऊंगा कि कहीं वहाँ किसी के जो है वो सेल में कोई एसी वगैरह तो नहीं डॉक्टरों की रिकमेंडेशन के ऊपर लग गया, किसी को खाना तो नहीं कहीं घर से मिल रहा, कोई हॉस्पिटल में तो नहीं वहाँ पे जाओ दाखिल हो गया। मैं को तकरीबन 7 माह रहा हूँ अपना कैंप जेल में। हॉस्पिटल का जो एरिया है वो मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड था। जो जना हाउस है वो कोर कमांडर की रहायशगाह थी। वो सिर्फ रहायशगाह नहीं थी कि वहाँ पे उनकी प्राइवेट इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो उनका कैंप ऑफिस भी था। उस कैंप ऑफिस में बड़े हसास नौइयत की चीज़ें जो है वो मौजूद थी। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे कोई लैपटॉप पड़ा है तो क्या उस लैपटॉप में जो है वो कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होंगी, बड़ी हसास इन्फॉर्मेशन होंगी। वहाँ तक उस एरिया तक जो है वो ट्रेसपास हुआ है। उन चीज़ों को या तो जला दिया गया है या वहाँ से उठा लिया गया है। तो क्या उनकी रिकवरी जो है वो मिलिट्री हुकाम ने करनी है या अल्लाह देता है ASI ने करनी है? और ये कितना हसास मामला है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से उठाई गई कोई चीज़ जो है वो कल को किसी हमसाया मुल्क से जो है वो इस्तेमाल होती है, तो आप मुझे बताएं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका मुल्क के दिफा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्या यहाँ पे ये कोई अपना जो है ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही है? ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो रहा है कि जो इस किस्म की जो है वो अपना जो है वो प्ली ली जाए, यानी खुदा का खौफ किया जाए। ये आखिर रियासत के दिफा का मसला है। और अगर वहाँ पे चीज़ों को जला दिया गया है तो वो उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो कि इतनी हसास नौइयत की होंगी कि जिसका नुकसान जो है वो इर्रिपेरेबल लॉस है। मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता और ना ही इससे ज़्यादा बात जो है वो की जा सकती है मुल्क के और रियासत के मफाद में। लेकिन ये मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की कोई सवाबदीद नहीं है। ये वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ की कोई डिस्क्रिशन नहीं है या मर्ज़ी नहीं है। ये रियासत की ऑब्लिगेशन है, ये दफ़ाए पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है कि अगर किसी ने दिफा से मुतल्लक एरिया
प्रोहिबिटेड एरिया में ट्रेसपास किया है, वहाँ से कोई चीज़ उठाई है या जलाई है, तो उसे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल हो सकता है। उसका ट्रायल जो है वो और किसी कानून के तहत नहीं हो सकता। ये जो है ये ऑब्लिगेशन है, ये कोई जो है वो चॉइस नहीं है, और इसके लिए सिस्टम मौजूद है। आर्मी एक्ट 1952 जो है पिछले 71 साल से जो है वो नाफिज है। उसे बार बार जो है वो मुख्तलिफ जो है वो यानी कोर्ट्स में चैलेंज किया गया, तो आज तक जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई जो है वो उसको कलअदम करार नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। इसके बग़ैर आप उन एरियाज़ का दिफा नहीं कर सकते, और उन एरियाज़ को आप इस तरह से जो है वो एक्सपोज भी नहीं कर सकते, या उन्हें ऐसा इस तरह से उनका एक्सपोज होना हल्का नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क और कौम के जो है वो दिफा का मसला है। 499 500 FIRs में से टोटल जो है वो 6 या 7 FIRs की, और उन FIRs में से जो है वो कुछ मुल्ज़मान की जो है, इसमें मिसाल के तौर पे एक प्रोहिबिटेड एरिया है, उस एरिया के बाहर जो है वो लोग जमा हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। उनको जो इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों को जो है वो इस ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग उस प्रोहिबिटेड एरिया में दाखिल हो गए हैं और दाखिल होने के बाद वो उस हसास एरिया में नहीं गए और उस एरिया में जाके उन्होंने आग नहीं लगाई या कोई चीज़ नहीं उठाई, तो शायद उनको भी जो है वो इस जो है वो अमल से बाहर रखा जाए। लेकिन जो लोग उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में दाखिल होके हसास तनसीबात को जलाने, उनको उठाने में मुलव्वस पाए जाएंगे, और जिनकी शनाख्त के एक नहीं, एक से ज़्यादा 3-4 से ज़्यादा ज़राए से तस्दीक होगी, वो बंदा जो है वो मुल्ज़म जो है वो ख़ुद कहेगा कि जी मैं ही था वहाँ पे, ये व्हाट्सएप मैसेज मैंने ही लोड किया है, ये मेरा ही अकाउंट है और इस अकाउंट में मैंने ख़ुद ही ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें लिखी और मैंने जो है वो की है, ये वीडियो मेरी है, ये तस्वीर मेरी है, मैं वहाँ पे ये आग लगा रहा था, मैंने ये चीज़ वहाँ से उठाई है। आखिर ये चीज़ें रिकवर भी तो करनी है ना। तो ऐसा करने में अगर किसी को वहाँ पे जलाओ घराओ करने में पकड़ा जाएगा, तो मिलिट्री एक्ट 1952 में उसकी सज़ा है 3 साल, और अगर इससे आगे जाके वो फ़ोटोग्राफ़ी करता है उन हसास चीज़ों की, और उसके बाद वहाँ पे तोड़ फोड़ करता है, उनको जला देता है, उनको ज़ाया कर देता है, उसकी सज़ा है 14 साल। जबकि इसी एक्ट की, द सेम एक्ट जिसमें सिर्फ घराओ जलाओ हो, इससे और कुछ ना हो, एंटी टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 7 में इसकी सज़ा 25 साल है। यानी अगर यही केस इन्हीं मुल्ज़मान के ऊपर अगर इधर चलेगा तो जिस जुर्म की सज़ा 3 साल है घराओ जलाओ की, अगर वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेगा तो उसकी सज़ा 25 साल है सेक्शन 7 के तहत। तो ये कोई किसी के साथ जो है वो कोई जुल्म होने या ज़्यादती होने नहीं जा रही। ये लॉ की ऑब्लिगेशन है कि अगर दिफा से मुतल्लक इंस्टॉलेशंस प्रोहिबिटेड एरिया में जो है वो कोई दाखिल होता है, और इसमें कोई ज़्यादा जो है वो पेचीदगी भी नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया जो है वो डिक्लेयर्ड हैं आर्मी रूल्स के तहत, आर्मी एक्ट के तहत,
और उन एरियाज़ में जो ट्रेसपास करे और वहाँ पे जाके ये अमल करे, वही जो है वो उस जुर्म में मौखुज़ है। बाकी इसके अलावा जो है वो किसी के ऊपर जो है वो ये ऑफेंस जो है ये नहीं बनता। तो इसलिए ये एक प्रोपेगंडा करना इस अंदाज से कि जी ये कोई सियासी एहतजाज के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स कॉग्निजेंस ले रही हैं, मिलिट्री कोर्ट जो है वो बनाई जा रही हैं, कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं बनाई जा रही। इसमें जो वाक़यात हुए हैं उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है, 499। इसमें से 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं और 411 जो है वो अदर जो लाज हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इसी तरह से जो ATA के जो अरेस्ट हैं, ATA के केसेस में टोटल पूरे मुल्क में थ्रू आउट कंट्री अक्रॉस द कंट्री 3946 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, जिनमें पंजाब का फिगर क्योंकि ज़्यादा है तो वो मैं अलहदा से आपको ये 2588 है और KPK में जो है वो तकरीबन 1099 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो इसी तरह से जो अदर केसेस हैं उनमें जो है वो 5536 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से अक्सरियत आलमोस्ट 80% लोग जो है वो बेल पे जो है वो रिहा हो चुके। ये अब फिगर आपके सामने है कि ये 499 500 FIRs में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिनको जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। 2 पंजाब में हैं जो अंडर प्रोसेस हैं और 4 जो हैं वो KPK में हैं, जिनका मुमकिना ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है।